चलिए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। क्लास 10th साइंस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ 11 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता ही है इसका आंसर। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अमीबा में नहीं होता है, प्लाज्मोडियम में नहीं होता है, लीशमैनियाक में नहीं होता है। बडिंग से ईस्ट में होता है, पर ईस्ट में आप बाइनरी फ्यूजन के अंदर भी डालते हो, ईस्ट को दोनों पार्ट्स के अंदर डालते हो, पर बडिंग के थ्रू भी बडिंग का क्वेश्चन पूछा है। और बाकी तो आपको पता है कि उनमें तो बड बनता ही नहीं है, तो ईस्ट को बडिंग के अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? ओवरी है, एग्स बनते हैं, यूट्रस है जहाँ पे इनर लाइनिंग बनती है न्यूट्रिशन के लिए और बेबी भी वहीं पे रहता है। फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी से यूट्रस में एग लाने के लिए। जो वास्ट डेफरेंस अगर आप अपनी बुक रखिएगा साथ में, अगर आप अपनी बुक का फिगर 8.10 और 8.11 देखें तो 8.10 फिगर में आपको वास्ट डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट मिलेगा, राइट। वो ट्यूब होती है जो स्पर्म्स को टेस्टिस से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस से आगे की तरफ ले जाती है। सो सी इज द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, द एंथर कंटेन्स। एंथर क्या होता है? अगर आप फिगर देखें, बुक का फिगर 8.7, तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के क्या नाम थे? पिस्टल, कार्पेल भी बोला था जिनको, और मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के नाम थे स्टेमन। स्टेमन में जो पार्ट्स थे फिलामेंट और एंथर। तो एंथर सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है, आप फिगर देख रहे होंगे 8.7, बुक रखिएगा साथ में। तो एंथर सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है। एंथर में से पोलन ग्रेन किसी इंसेक्ट पे चिपक जाता है और फिर मूव होते हुए स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सबसे ऊपर वाले पोर्शन तक चले जाता है। तो दिस इज द आंसर, पोलन ग्रेन आंसर है इसका, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव आप लोगों ने ट्राई करे होंगे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करे होंगे पहले से। नहीं करे हैं तो कर लीजिए और फिर मेरे आंसर से टैली कीजिएगा, तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? क्या advantages हैं? Sexual reproduction has the following advantages over asexual reproduction. पहला advantage है, sexual reproduction involves fusion of male and female gametes coming from male and female parents. दो अलग अलग जगह से gametes आते हैं। तो ये advantage कैसे हुआ? Since the fusion of gamete comes from two different sexually
डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, और उनकी जो फैमिली लाइन है वो भी अलग रही होगी. डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, द ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, द ऑफस्प्रिंग, OFF, offspring exhibits diversity of character. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला पार्ट ये है, exhibits diversity of characters, क्योंकि वो अलग अलग से आते हैं. दूसरा, during meiosis, during gametogenesis provides opportunity for combination of genes. meiosis क्या होता है आपको पता होगा, या गैमेटोजेनेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे गैमेट सेल्स फॉर्म होते हैं. गैमेटोजेनेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे गैमेट सेल फॉर्म होते हैं. meiosis during gametogenesis provides opportunity for combination of genes. It plays a prominent role in the origin of new species and leads to variations required for evolution. तो keywords है meiosis, gametogenesis, variation, evolution, ये keywords हैं इसके. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5. What are the functions performed by the testes in human beings? Testes are the site where male gametes, that is sperms, are produced. Testes also produce the male sex hormone testosterone. तो ये कीवर्ड्स हैं, मेल गैमेट, स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन. टेस्टीज मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, ये आप जानते हैं. बॉडी से एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्म सेल्स हैं दे प्रेफर अ कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर. तो टेस्टिस मेल बॉडी से, मतलब जो आपकी एब्डोमेन कैविटी है, पेट है, एब्डोमेन कैविटी है, उससे बाहर निकल के बना होता है, बाहर निकला हुआ होता है. क्योंकि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा कम के आसपास रहता है, और टेस्टिस उससे 2 डिग्री 3 डिग्री लोअर प्रेफर करते हैं, 2 डिग्री लोअर प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको शॉर्ट में एमसीवी बोला जाता है. वो क्यों होता है उसका तो छोटा सा आंसर रहेगा जो कि लास्ट में लिखा हुआ है. इसमें पूरे में मेंस्ट्रुएशन को भी डिस्क्राइब करा है. तो अगर ये 3 मार्क का आया तो पूरा लिखना है, नहीं तो सेकेंड हाफ लिखना है. बताता हूँ. मेंस्ट्रुएशन इज ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स एट एन इंटरवल ऑफ 28 और 29 डेज. ब्लीडिंग की जगह आप शेडिंग ऑफ इनर यूट्रस लाइन भी लिख सकते हैं. सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month, since the ovaries release 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive fertilized egg. ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. You can read it again. Thus,
लाइनिंग बिकम्स थिक, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, दैट बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. अब मेन आंसर, मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. यूट्रस और मैंने प्रिपेयर करता है खुद को फर्टिलाइज्ड एग के लिए, मैच्योर नहीं, फर्टिलाइज्ड एग के लिए, जिसमें स्पर्म सेल उसको फर्टिलाइज कर चुका है. स्पर्म सेल और एग का अगर फ्यूजन हो चुका है, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग. तो यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है हर महीने उसके इस चीज के लिए. पर अगर वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता है उसको, देन द लाइनिंग शेड ऑफ, देन दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स and comes out through vagina as blood and mucus. This menstruation occurs to discard the uterine lining and unfertilized ovum. जो एग रहता है फैलोपियन ट्यूब में कुछ दिनों तक, वो आगे आ जाता है, मतलब यूट्रस में आ जाता है, और क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड है इसलिए वो भी बाहर निकल जाता है. अनफर्टिलाइज्ड ओवम इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, आपको कीवर्ड्स भी समझ में आ गए होंगे. सेकेंड पार्ट जो है, अगर 1 मार्क या 2 मार्क में पूछते हैं तो सिर्फ सेकेंड पार्ट लिखेंगे तो काफ़ी है. फर्स्ट पार्ट इस चीज़ का भी आंसर है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, और पूछा कि क्यों होता है तो सिर्फ सेकेंड पार्ट भी लिखेंगे तो बहुत है. बट अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क में आता है तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम. आपकी बुक में फिगर 8.7 जो है उसको सिर्फ नीटली ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेटल्स बन रही है, ऐसा कुछ, सिर्फ नीटली ड्रॉ करना है. मैं आपको लेबलिंग बता देता हूँ. सबसे पहले आप फीमेल पार्ट की लेबलिंग करेंगे, जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है पिस्टल. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें उसको बोला जाता है स्टिग्मा, जिस पे चीज़ आके स्टिक करती है. नीचे की जो स्टिग्मा ओवरी से कैसे कनेक्टेड रहता है पतली सी ट्यूब से, उसको बोला जाता है स्टाइल. और सबसे नीचे जो पार्ट रहता है उसको बोला जाता है ओवरी, जिसमें ओवा, एग्स ये सब होते हैं. These are the female parts of a flower. मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन. मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन. उसमें मेन 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, और दूसरा फिलामेंट. ठीक है. फिर आप जो पंखुड़ियाँ हैं उनको पेटल्स नाम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा में है ये सब. और जो जब कली रहती है तो कली की कवरिंग क्या होती है, जैसे फ्लावर बनने वाला और उसके पहले कली रहती है तो उस पर ग्रीन कवरिंग रहती है, वो बाद में खुल जाती है, उनको सेपल्स. ठीक है, डायग्राम आप बना लेंगे आपकी कन्वीनियंस से. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर है इसका. इसको मल्टीपल टाइप्स में पूछा जा सकता है. जैसे इसके 5 पार्ट्स है ना, आंसर में 5 पार्ट्स आप देख सकते हैं. बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, IUCDs, इंट्रा यूट्रीन के अंदर इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होता है वो मैं बताऊंगा. नेचुरल मेथड और सर्जिकल मेथड. तो इस क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, मल्टीपल टाइम्स इसका आंसर पढ़िएगा. क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन मतलब
जो रिप्रोडक्शन है उसका एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमंस जिस स्टेज पे हैं अभी इवोल्यूशन के, तो ह्यूमंस को लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स चाहिए रहते हैं, 1-2, किसी को नहीं चाहिए रहता है, किसी को प्लान करते हैं अपना ऑफस्प्रिंग कि कब उनको ऑफस्प्रिंग मिले। बट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ऑफस्प्रिंग ना हो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी तो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब उससे हेल्थ पे असर नहीं पड़ता, बट कुछ हैं जो सिर्फ डॉक्टर के बताने से ही या डॉक्टर से डिस्कस करने से ही यूज़ करने चाहिए। डिस्कस करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स मतलब अगर आपको किड नहीं चाहिए कुछ टाइम तक तो इनमें से कुछ मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैरिज के बाद कुछ कपल्स प्लान करते हैं कि 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद किड प्लान करते हैं और एक ही किड प्लान करते हैं, तो ये यूज़ दीज वन ऑफ दीज मेथड्स। बैरियर मेथड मैं पहले समझा देता हूँ फिर मैं आंसर रीड करूँगा। बैरियर मेथड मतलब सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो पता है कि स्पर्म को एग तक पहुंचना है, तो बीच में बैरियर लगा देंगे किसी तरह का जिसके कारण स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड थोड़ा सा इफेक्ट करती है बॉडी को, हल्का सा। उसमें से भी कुछ मेथड्स बहुत कम करती है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करती है, दैट इज़ केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से मतलब डॉक्टर की एडवाइस पे ही केमिकल मेथड शुरू करनी चाहिए। केमिकल मेथड मतलब हो सकता है कुछ टैबलेट लेनी पड़े फीमेल को, या कुछ दूसरे सब्सटेंसेस इंजेक्ट किए जाएं या लगाए जाएं, ताकि बैरियर मेथड जैसे ही है, पर बैरियर एक मैकेनिकल बैरियर होता है। केमिकल मेथड में केमिकल बैरियर जो स्पर्म सेल को ख़त्म कर दे या कुछ समय के लिए स्पर्म सेल को ब्लॉक कर दे, या फीमेल गैमेट सेल को कुछ समय के लिए उतना एक्टिव नहीं होने दे। तीसरी मेथड है IUCDs, इंट्रायूट्रीन कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस होती है, ये भी थोड़ा सा केमिकल मेथड जैसी होती है, बट उससे सिंपलर होती है, जनरली उतना इफेक्ट नहीं करती है बॉडी को। कुछ चीज़ें इंसर्ट कर दी जाती है वेजाइना में, ताकि डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि कुछ टाइम तक 6 मंथ्स 9 मंथ्स 12 मंथ्स तक प्रेगनेंसी को पोस्टपोन किया जा सके। अगला है नेचुरल मेथड, और देन लास्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब जैसे किसी को 1 किड हो गया उसके बाद नहीं चाहिए, या 2 किड हो गया उसके बाद नहीं चाहिए, सो देन दे गो फॉर सर्जरी। उसमें या तो मेल की जो स्पर्म कैरिंग लाइन है, टेस्टिस से जो स्पर्म कैरी होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, या फीमेल की जो ओवा कैरिंग लाइन है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। छोटा सा हल्का सा सर्जरी होता है, छोटा सा। चलिए मैं 5 मेथड्स के नाम पढ़ता हूँ, फिर सबकी डिटेल पढ़ूंगा। बैरियर मेथड, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड किया जाता है। केमिकल मेथड, केमिकल बैरियर प्रोवाइड किया जाता है। IUCDs, यूट्रीन और उसके अंदर इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCDs, नेचुरल मेथड, देन कम्स सर्जिकल मेथड्स। बैरियर मेथड, दीज आर फिजिकल डिवाइसेस, कीवर्ड्स में अंडरलाइन करूंगा, फिजिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल genitalia tract during copulation, example condoms या diaphragms etc. Next, chemical method. केमिकल मेथड्स में क्या क्या यूज करते हैं? फोम टैबलेट्स, क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट एक्सेट्रा आर इंसर्टेड इन द वेजाइना बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू प्रिवेंट स्पर्म्स फॉर
एंटरिंग द यूट्रस। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर केमिकल्स यूज होते हैं। ओरल पिल्स आर द हार्मोनल पिल्स विच आर टू चेक ओव्यूलेशन। इसके अलावा ओरल पिल्स दी जाती है जो हार्मोनली ओव्यूलेशन को या तो रोक देती है, कंट्रोल करती है, पर्टिकुलर डे पे पोस्टपोन कर देती है, ऐसा। तो वो हार्मोनल पिल्स है। मतलब ये आपको ओरली लेनी पड़ेगी, टैबलेट्स है, फीमेल्स को लेनी पड़ेगी क्योंकि इट इज फॉर चेकिंग ओव्यूलेशन। पर यही है कि इनको, ये जो सेकेंड पार्ट है ओरल पिल्स, ये तो डॉक्टर से पूछ के ही करना चाहिए। नेक्स्ट, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCDs, इंट्रायूट्रिन कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस IUCDs, these devices are inserted by doctors और expert nurses। तो डॉक्टर के बात करके ही करनी चाहिए। in the uterus along the vagina, these suppress the fertilizing capacity of the sperms। तो वेजिना में रख दिया जाता है इनको और वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये कीवर्ड है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म्स की रोकने लगती है। प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। दूसरी चीज, अगर फर्टिलाइज हो भी जाता है तो एम्ब्रियो को, वो जब इनर लाइनिंग में इम्प्लांट होता है तो उसको भी रोक देती है इम्प्लांट होने से। इनके एग्जाम्पल्स है कॉपर टी, प्रोजेनेस सेक्ट, इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। कॉपर टी एक एग्जाम्पल है, CUT, कॉपर टी, उसको शॉर्ट में CUT लिखा है। नेक्स्ट, नेचुरल मेथड्स। दीज मेथड्स इंक्लूड्स अवॉइडिंग कपलेशन। उन दिन, वो पर्टिकुलर डेज जब ओव्यूलेशन हो रहा है तब आप काउंट कर सकते हो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 या 15th डे पे ओव्यूलेशन होना शुरू होता है, तो उस समय कपल्स अगर जिनको नहीं चाहिए और बाकी मेथड्स यूज नहीं करनी, वो कपलेशन अवॉइड करते हैं। अवॉइड कपलेशन अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड coitus interruption, that is withdrawal of penis before ejaculation। तो these are natural methods, पर ये 100% वैलिड नहीं होती है। ये 100% वैलिड नहीं होती है क्योंकि ओव्यूलेशन जनरली देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10-15 डेज पे शुरू होता है, पर दिस इज नॉट द केस ऑलवेज। मतलब उसमें एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड। दिस मेथड ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। गैमेट ट्रांसपोर्ट मतलब वही, या तो स्पर्म सेल का ट्रांसपोर्ट पेनिस तक या ओवा का ट्रांसपोर्ट ओविडक्ट तक। These method provide block gamete transport and hence prevent fertilization. Sterilization produced in the male is terminated as वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी आपने अगर फिगर देखें तो उसमें आपको एक पार्ट दिखेगा, वास डेफरेंस, वहाँ पे जो ट्यूब जा रही है उसको कट करके नॉट बांध दी जाती है, तो स्पर्म सेल आगे कैरी नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं वेसेक्टॉमी। एंड इन फीमेल इज टर्म्ड एज ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि जो फीमेल की ट्यूब मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो ले जा रही है एग, उसको कट करके, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसको कट करके
नॉट बांध दी जाती है ताकि वो एग आगे ट्रैवल नहीं हो पाए। तो ये दोनों नाम आप अच्छे से यूज़ करेंगे, वेसेक्टोमी आंसर देने में और ट्यूबेक्टोमी, कीवर्ड्स पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। बोथ द मेथड्स आर वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। तो ये मेथड्स जनरली रिवर्सिबिलिटी पुअर मतलब आपने अगर करा दिया तो ऐसा नहीं कि अभी करा दिया, अभी किसी कपल को बेबी नहीं चाहिए तो अभी करा दिया और बाद में वापस से बेबी चाहिए तो वापस आप कॉर्ड्स को जुड़वा लो। वो ऑपरेशन करके जोड़ने की कोशिश करेंगे बट यहाँ पे लिखा है रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, मतलब 100% बहुत लो चांसेस हैं कि इस मेथड का रिवर्स हो सकता है। तो ये मेथड्स जनरली जब कराई जाती है जब आपकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है, जितने किड्स आपको चाहिए उन कपल को मिल चुके हैं और दे डोंट वांट एनी मोर किड्स, तो जनरली ये मेथड कराई जाती है। ये मेथड कराने के बाद फिर ऊपर से कोई सी मेथड आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आई थिंक इजी लगता होगा आपको। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जनरली रिप्रोड्यूस asexually by fission, budding, spore formation. They have only one celled body and can multiply easily by simple cell division. अब मल्टीसेल्युलर में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, वो डिपेंड करता है किस तरह का मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है फॉर रिप्रोडक्शन। अब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वाइल सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली फॉलो द एसेक्सुअल मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म reproduce mainly by sexual reproduction. Simple answer है। Next, how does reproduction help in providing stability to population of species? मेरे पास इसका जो आंसर है, हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमको ही अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा उतना, तो मैं इस आंसर को पढ़ता हूँ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। जो टाइप्ड आंसर है मेरे सामने वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा मेरे को अभी, तो मैं इसके साथ कुछ पॉइंट्स दूंगा, वो इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर। बाकी तो अच्छे थे आंसर्स। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? रिप्रोडक्शन स्पीसीज की पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी कैसे लाता है? Reproduction is the only means to ensure the continuity of species. By reproduction, organisms produce large number of new individuals, out of which several gets perished and only some survive. रिप्रोडक्शन से बहुत सारे इंडिविजुअल बनते हैं जिसमें से बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं और थोड़े से सर्वाइव करते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। ह्यूमंस में लोगे तो ह्यूमंस इतने इवॉल्व हो चुके हैं, मेडिकल और दूसरी फैसिलिटीज़ इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि मैक्सिमम को सर्वाइव के लिए रखा जाता है, मैक्सिमम का सर्वाइवल इंश्योर करा जाता है। These survival organisms replace the naturally dying members of the population, hence the population as a whole is not affected and remains stable. Bit हल्का satisfactory आंसर है। इसमें मैं चाहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा में आए तो आप वेरिएशन के कारण सर्वाइवल कैसे एंश्योर होता है उसका पॉइंट थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, ये मैं चाहूँगा अगर ज़्यादा मार्क्स का आए तो। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसका रीज़न क्या है उनको अडॉप्ट करने का। तो सबसे पहला तो अनवांटेड बर्थ, एक कपल नहीं प्लान कर रहा है कि अभी उनको किड्स हो
हो सकता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं हो सकता है उनका मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। मैं रीज़न पे डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो उनका खुद का कॉल है। पर अगर वो उस समय इंटरकोर्स करते हैं तो देयर इज़ अ चांस की कंसीविंग हो जाए, तो वहाँ पे वो जो बर्थ होगा वो अनवांटेड होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। रेगुलेट द प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई कपल है उनको 3 किड्स चाहिए। अब सपोज एक किड बॉर्न होता है 2022 में, किड जब बॉर्न होता है तो फीमेल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, वो आप समझते ही हैं, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारा न्यूट्रिशन, तो फीमेल वीक हो जाती है। अब अगर 1-2 साल में ही नेक्स्ट किड प्लान हो जाए तो फीमेल की हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। किड जो होने वाला है उसको भी न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं मिल सकता, तो 3 साल 5 साल 7 साल ऐसा कुछ गैप रखा जाता है। 3 साल का गैप मिनिमम तो रखना ही चाहिए, ऐसा मेडिकली बोलते हैं, और आजकल टाइम बढ़ाते जा रहे हैं और गैप रखते जा रहे हैं। तो स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसी, कीप द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अंडर कंट्रोल। जैसे अगर चाइना की बात करे जाए तो वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिलते हैं इफ़ यू हैव मिनिमम नंबर ऑफ किड्स, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड सेम इज विथ इंडिया में और वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि पॉपुलेशन कंपैरेटिवली चाइना से कम होगी, बट एरिया भी कम है। तो एक कंट्री की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखने के लिए ऐसा मेजर्स करते हैं। मेंटेन अ रेशियो बिटवीन होमो इकोनॉमी एंड द साइज ऑफ द फैमिली। एक फैमिली कितना अफोर्ड कर सकती है और किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड चाहती है, उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ किड्स प्लान करते हैं, और अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज़ करते हैं। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। कीवर्ड्स के थ्रू आप याद रखें तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।